दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव और उनके नतीजे अब पुराने हो चुके हैं। आजकल जो है वो टेलीविज़न पर और संचार माध्यम में सीएम के ऊपर जो है वो बहस मुबाहिसा हो रहा है। भाजपा के लोग इन चुनाव के नतीजों से इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने संसद में भी आकर के नारेबाजी शुरू कर दी। उनको ऐसा लग रहा है कि वो हैट्रिक मार चुके हैं, 2024 का इलेक्शन जीत चुके हैं। इनकी खुशी अपनी जगह पर, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जिन 3 राज्यों में भाजपा ने ज़बरदस्त कामयाबी दर्ज कराई, वहां पर मुख्यमंत्री का चयन अभी तक नहीं हो सका है। इसके मुकाबले जिन 2 राज्यों में वो बुरी तरह हार गई, यानी मिजोरम, वहां पर एक नई पार्टी जीती और उसने जो है लाल दुहोमा को अपना सीएम कैंडिडेट बना दिया और 8 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा। इसी तरह कांग्रेस ने तेलंगाना जीता और वहां पर भी रेवंत रेड्डी को जो है वो सीएम के तौर पर चयन कर दिया गया है और वो भी शपथ लेने वाले हैं। प्रश्न ये है कि मोदी जी जैसा महान नेता अपने 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चयन क्यों नहीं कर पा रहा है। इस जो डिसीजन मेकिंग में जो ये प्रॉब्लम है, इसका मेन कारण क्या है, इस पर हम आज जो है वो श्री अमिताभ श्रीवास्तव साहब से चर्चा करेंगे। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बड़े बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं। तो श्रीवास्तव साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि इन जनरल ये जो झिझक है जिसकी वजह से ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसका आम कारण क्या है। इसके बाद हम एक एक राज्य को कवर करेंगे। ये सवाल सबके दिमाग में है, लेकिन मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं थोड़ा सिनेमा पे भी लिखता रहता हूँ, तो मेरी बातों में थोड़ी सिनेमा की एनालॉजी भी आ जाएगी जो इन चीज़ों में काफ़ी रेलेवेंट है। जैसे मोदी जी ने निर्णय लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ही इज़ लाइक मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्योंकि उनको मालूम है ना जेपी नड्डा, ना अमित शाह, ना योगी आदित्यनाथ, किसी की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है और उनको भी ये मालूम है। ना कोई आवाज़ उठाने वाला है, ना कोई इनके निर्णय को क्वेश्चन करने वाला है। गवर्नर भी सारे उनके हैं, उनकी तो बोलती वैसे ही बंद हो चुकी है। एक सतपाल मलिक थोड़ा बोलते थे, वो भी बेचारे बाहर हो गए। कब उनके ईडी की रेड हो जाएगी हमको मालूम नहीं है। तो इस सवाल का जवाब हम और आप जैसे कॉमन लोग बैठ के क्या दे सकते हैं। जब राजा खुद तैयार है और प्रजा खुद तैयार है झुकने को, तो हमारी आपकी बातचीत ही वाजिब नहीं है इसमें। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हमारी बातचीत वाजिब है या नहीं। सवाल ये है कि जो लीडर कॉन्फिडेंट होता है तो वो उसका कॉन्फिडेंस जो है उसके डिसीजन मेकिंग से एक्सप्रेस होता है कि कितनी जल्दी वो निर्णय लेता है। अब अगर कोई आदमी अपना इतना क्लियर वर्डिक्ट आने के बाद, हाँ भाई, अगर नज़दीक की मार्जिन से जीते होते तो ये होता कि भाई ये नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने चेहरे पर इलेक्शन लड़ा। ये नहीं कि फला के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा अब उसको कैसे हटाएं, ऐसा भी नहीं है। तो जिस शख्स ने कुछ खुद अपने बलबूते पर ये इलेक्शन जीता, वो आखिर एक सीएम की नियुक्ति में क्यों हिचकिचा रहा है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात में ये लोग आसानी से किसी को भी जो है ला करके सीएम बना देते हैं, लेकिन यही काम रातों रात ये फैसला होता है और इम्प्लीमेंट हो जाता है। कोई भूपेंद्र पटेल को नहीं जानता था, लेकिन भूपेंद्र पटेल बन गए। लेकिन यही काम 9.5 साल तक, बल्कि अभी 10 साल होने वाले हैं, यही काम दूसरे राज्यों में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न है। ये प्रश्न उठेगा क्योंकि हम प्रजातंत्र में हैं और अभी मीडिया जो भी हम कहें, हम सवाल उठाते हैं और उन सवालों का कल को हमारे विरोधी पक्ष के नेता भी इन सवालों को उठाएंगे, ये चीज़ें उठेंगी। लेकिन अल्टीमेटली इस सरकार को या मोदी सरकार को सरप्राइज देने में बहुत मज़ा आता है।
आपके राष्ट्रपति को चुनाव कैसे हुआ कोई किसी को जानता नहीं था। ऑल ओवर सडन एक नाम आया और सबकी मोहर लग गई। अब वो चाहे प्रधानमंत्री के पीछे चले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्त्री और ये वैल्यूज़ जो हैं ये सब कागज़ पे हैं। इस पार्टी ने इन सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होना ही इनकी खासियत है। और क्योंकि मोहन भागवत से लेके और जेपी नड्डा की तो हैसियत ही क्या है, आज की तारीख में मोदी जी के डिसीजन को, उनके टाइमिंग को, उनके फैसलों को चैलेंज करने वाला कोई है नहीं। तो ही इज़ रिजॉइसिंग, ही इज़ रिवेलिंग इन हिज ओन पावर। और जब तक है पावर हम सिर्फ देख सकते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि उनको डिसीजन लेना होगा, कोई सवाल नहीं उठता कोई इधर से उधर हिल जाए। इट इज़ नॉट लाइक द कांग्रेस या और पार्टीज में देखा जाता है, पूछा जाता है, प्रजातंत्र होता है, चीज़ें क्वेश्चन होती हैं। यहाँ पे तो उन चीज़ों के बारे में प्रक्रिया ख़त्म ही हो चुकी है। तो इसलिए हम और आप इसमें माथापच्ची कर भी लें, लेकिन एज लॉन्ग एज देर इज़ नो चांस ऑफ रिबेलियन, एज लॉन्ग एज देर इज़ बैलेंस का दिक्कत नहीं है कि भाई दो चार इधर से उधर हो सकते हैं, बिक सकते हैं, बिकेंगे वो जो रूलिंग पार्टी में जाना चाहते हैं। लेकिन इस बार इतना बड़ा मार्जिन है कि बिकने का भी चांस ख़त्म हो गया। अब बार्गेनिंग करने वाले बड़े बड़े सेठ आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि जो फैसला हो चुका है वो हो चुका है। अब इसके आगे हमको सिर्फ 24 की बात सोचनी है कि हम 24 में कैसे इसको फाइट दे पाएंगे, इन चीज़ों को, चैलेंजेस को कैसे मीट करेंगे। हमारे सामने, देश के सामने ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। अमेरिका में रॉ का ऑफिस बंद हो गया, मतलब दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, कभी नहीं हुआ था। 1969 के बाद अमेरिका ने ऑफिस हमारा बंद कर दिया। ये रॉ के लिए, अमित शाह के लिए इतनी बड़ी चोट है, लेकिन कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि सबको मालूम है सवाल उठाया तो कल को उनके घर रेड हो जाएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। सीएम की चॉइस, मेजॉरिटी उनकी आई गई है, कांग्रेस वाले को बना नहीं देंगे, ना समाजवादी को, बनाना उनको अपनी पार्टी से है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा बहस करके कोई हमें डजंट सर्व अ पर्पस। अभी तो सब आप ये कह रहे थे कि रिबेलियन का कोई खतरा नहीं है। हालांकि ये बात कह सकते हैं कि कोई रिबेलियन का जो है वो बज़ाहिर खतरा नहीं है, लेकिन राजस्थान में हम ये देखें कि वसुंधरा राजे को इन्होंने साइड किया, उसके बाद उसके रिबेलियन तेवर की वजह से उनको लाना पड़ा। उन्होंने सामने जब पोस्टर जब ला रहे थे, लोग रिलीज कर रहे थे, तो उनके हाथ से पोस्टर लिया, उसके बाद दोबारा दिया गया, उसने हाथ नहीं लगाया। अब ये हुआ कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए तो पहले दिन 21 लोग उनसे मिलने गए, दूसरे दिन इन लोगों की संख्या बढ़ के 21 से 70 तक पहुंच गई। और ये लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और जो है वो आकर के कह रहे हैं कि भाई वसुंधरा राजे को हम कर्ची कॉल के लिए गए थे, वसुंधरा राजे को जो है वो सीएम होना चाहिए। तो अगर 115 में से 17 लोग, और वो ये भी जानते हैं कि हमारा हाई कमांड वसुंधरा राजे को नहीं पसंद करता है, तो ये संकेत है कि उनके इरादे ठीक नहीं है। और अगर वो प्रेशर ना हो तो ये कल बना देते बालकनाथ को। लेकिन ये कि वसुंधरा राजे का प्रेशर है, ऐसा लगता है कि जो इनसे ना तो वसुंधरा राजे को बनाने दे रहा है और ना उनको हटाने दे रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई रिबेलियन हो ही नहीं सकता? रिबेलियन इन द सेंस कि इनका किसी दूसरी पार्टी में जाने का कोई खतरा नहीं है, वो रिबेलियन अंदर अंदर। यस, वसुंधरा ने थोड़े दिन अपनी नाराजगी दिखाई, लेकिन फिर वो जुड़ गई यात्रा में, क्योंकि उनको ही मालूम है कि मेरा भविष्य इसके बाहर नहीं है। आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है उनके सामने भी, ऐसा लगता है। जो रिजल्ट आया उससे भी यही लग रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, 2-4 दिन में सब निबट जाएगा। तो जो भी बनेगा सबको मान्य होना ही पड़ेगा। उसके पास ना कोई माध्यम है, ना कोई मीडिया वाला छापेगा। अगर खबर भी आई तो वो गायब हो जाएगी कि विद्रोह हुआ या कुछ भी हुआ, वो खबर भी नहीं छपने वाली है, क्योंकि सारे चैनल इन्हीं के हैं, सारे मीडिया इन्हीं के पास है। तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि वसुंधरा राजे नाराज हुई और फिर साथ आ गई।
कि इन लोगों ने वसुंधरा राजे को जो है वो साइड ट्रैक किया, और जब ये देखा कि इसको साइड ट्रैक करने के नतीजे में हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है तो उसको लेके आए। वसुंधरा राजे अपने आप नहीं आई है, वसुंधरा राजे को लाया गया इसलिए वो आई है। तो वो जितनी मजबूरी वसुंधरा राजे की है उससे बड़ी मजबूरी जो है वो बीजेपी की है, इसलिए कि बीजेपी ये समझती है कि वसुंधरा राजे को नाराज करके, जिसके पास 115 में से 70 लोग जा करके जो है वो अपना अलायंस और अपना सपोर्ट दे रहे हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। राजस्थान के मामले में तो ये आपकी बात सही लग रही है, बट शायद सब जगह ये अप्लाई नहीं होता। मेरे यही कहने का मतलब है, एक फॉर्मूला हम हर जगह नहीं लगा सकते। अच्छा, राजस्थान के बारे में एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग 2017 में चलते हैं। 2017 में ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक ज़बरदस्त कामयाबी मिली, यानी एक ऐसी कामयाबी कि जो कभी उसको मिली नहीं थी और न उसने उसकी कल्पना की थी। अब उस कामयाबी के बाद ये हुआ कि सबसे ज़्यादा समय बीजेपी ने वहाँ पर सीएम के चयन में लगाया। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश 2017। जी जी। और उसके बाद ये हुआ कि सबसे ज़्यादा समय लगाने के बाद कई लोगों के बारे में जो है वो एक्सपेक्टेशंस थी, उनको साइड ट्रैक करने के बाद आज उनमें से एक जो है वो गवर्नर बन के बैठे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। बीजेपी ने एक सरप्राइज दिया। वो सरप्राइज ये था कि एक ऐसे आदमी को जो सांसद है, जिसने कभी विधायकी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उसको जो है, और जिसको कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो ना कभी सेंटर में मिनिस्टर रहा ना कभी स्टेट में मिनिस्टर रहा, ऐसे आदमी को, योगी आदित्यनाथ को इन्होंने उठा करके सीएम बना दिया। और इनको डेप्यूटी सीएम के लिए भी कोई विधायक नहीं मिला, तो इन्होंने जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को, जो सांसद थे, डेप्यूटी सीएम बना दिया। तो ये एक जो है वो इनका सरप्राइज आप कह सकते हैं कि था। अब उसी लाइन में आप ये देखें कि राजस्थान में 4 बाबा इलेक्शन जीते। उनमें से एक तो वो जयपुर का है, जिसने इलेक्शन जीतते ही जो है वो हंगामा खड़ा कर दिया, और दूसरे जो है वो बालकनाथ हैं, जिन्होंने के अपनी ये मुहिम के दौरान, इलेक्शन की मुहिम के दौरान ये कह दिया था कि साहब ये तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक एक रन की अहमियत है, और बीच में जब मौका मिले तो चौके छक्के लगा देना। अब बालकनाथ का नाम आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को जो है वो लाया गया था उत्तर प्रदेश में, इस तरह से बाबा बालकनाथ को लाया जाएगा। ये एक बात और भी अजीब है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उत्तराखंड से आए थे और बालकनाथ हरियाणा से आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो यूपी का जो तजर्बा है वो राजस्थान में दोहराने जा रही है, और बालकनाथ जैसे किसी बाबा को जो है वो सीएम बनाने जा रही है? कायदे से बीजेपी के हाईकमांड को सूट तो यही करता है कि जो उनकी बात मानता रहे, जो इधर से उधर हिल ना सके, जिसका अपना कोई जनाधार ना हो, ऐसे ही लोगों को रखा जाए जो इनके खिलाफ कभी आवाज़ उठाने की सोच भी ना सके। तो उस सेंस में यस, हो सकता है कि बालकनाथ के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं। लेकिन अगर ग्राउंड सपोर्ट पे देखें तो वसुंधरा जी का सपोर्ट काफ़ी है, तो इसलिए अभी कोई गैस करना तो पता, हम लोग गैस ही कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग मध्य प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश में जो भाजपा को कामयाबी मिली है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बड़ी कामयाबी है, यानी जो है वो 2.5 गुना ज़्यादा, कांग्रेस से ज़्यादा सीटें उनको मिल गई, और उनके वोट प्रतिशत में भी 7% की बढ़ोतरी हुई। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगर हम इसको उसी उत्तर प्रदेश के उदाहरण से कंपेयर करते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो उसमें बहुत आसानी से योगी आदित्यनाथ का नाम फाइनल हो गया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने कुल 5 साल सरकार चलाई थी। इसके मुकाबले शिवराज सिंह चौहान 16.5 साल से जो है वो सरकार चला रहे हैं। इन्होंने 4 इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी को फाइट किया और बीजेपी को जिताया। तो जिस आसानी से योगी आदित्यनाथ को इन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया, उसी आसानी से
शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं बना रहे हैं? आपके ख्याल में क्या दिक्कत है? सिर्फ यही कारण है कि वो इतने सक्सेसफुल रहे कि 3 बार अपने बलबूते पे, अपने नाम पे वो चुनाव जीत गए। और ये भाजपा के नेता नहीं चाहते कि उनसे ऊंचा कद किसी का भी हो। ऐसे गोवा के जो मुख्यमंत्री थे, उनकी तो इमेज बहुत अच्छी थी, जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बन गए। वो रिक्शे पे चलते थे, बट ही वॉज मोर पॉपुलर देन एनीबडी एल्स। तो उनको हटा के वहाँ से यहाँ किया गया। उसके बाद जो उनके साथ हुआ, जो स्कैंडल हुए, जो स्कैम हुए, वो सबको मालूम है। तो ये भी एक मुद्दा है कि अपने से बड़ा कद किसी का 3 टर्म वाले, या तो मोदी है या फिर अभी शिवराज सिंह चौहान हो गए, तो ऐसे लोग इनकी नज़रों से गिर जाते हैं। और हो सकता है सिंधिया का चांस बन जाए, क्योंकि सिंधिया का वोट बैंक भी काफ़ी काम आया इस चुनाव में। तो उनको भी एक कांग्रेस में जो डावाडोल लोग हैं या और पार्टीज में, उनको भी एक लालच देने का, प्रलोभन देने का एक तैयारी है कि भाई देखो, अगर हमारी पार्टी में होगे तो ये भी हो सकता है। तो राजेश पायलट के साथ इन्होंने बहुत खेल खेलने की कोशिश करी, बट लकीली वो बच गए, उस तरफ नहीं गए। वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी की बात मानूंगा, प्रियंका की मानूंगा। तो ये प्रलोभन देने का भी एक इनडायरेक्ट तरीका है, दिखाने के लिए देखो ये आए, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, आपके साथ भी हो सकता है। तो इस तरफ पाला पलट लो, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है। अच्छा, हम छत्तीसगढ़ में चलें तो छत्तीसगढ़ में जो है वो कांग्रेस की जीत का जो है वो अनुमान बहुत ज़्यादा था, तेलंगाना से भी ज़्यादा था। लोग ये कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस हार सकती है और इसमें भी, मध्य प्रदेश में भी हार भी सकती है, जीत भी सकती है। लेकिन ये कि छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि बघेल बहुत आराम से जीत जाएंगे, लेकिन बहुत बड़े फ़र्क के साथ 35 और 54, इतने बड़े फ़र्क के साथ, यानी इतनी ज़्यादा सीटें कभी राजस्थान में बीजेपी को नहीं मिली थी और इतनी कम सीटें कभी कांग्रेस को जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिली थी। तो इतने बड़े फ़र्क के साथ बहरहाल बीजेपी जीत गई। लेकिन वहाँ भी एक बीजेपी के बहुत ही सक्सेसफुल सीएम थे डॉक्टर रमन सिंह, और पढ़े लिखे आदमी हैं, सोबर आदमी हैं, और उनका जो कार्यकाल था वो अच्छा कार्यकाल था। उन पर कोई बड़े बड़े जो है वो भ्रष्टाचार वगैरह के इल्ज़ाम भी नहीं लगे। तो अब जबकि दोबारा बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, तो डॉक्टर रमन सिंह को सीएम बनाने में इनको क्या परेशानी? वही परेशानी ना, कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों। उनको लगता है अगर उनकी ईमानदारी की छवि कहीं सब पे हावी ना हो जाए, कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना, कि ये इतने ईमानदार थे और फिर भी सक्षम थे, अभी ठीक से राज्य चलाया। ज़्यादातर कहा जाता है कि करप्ट आदमी गवर्नमेंट अच्छी चला लेता है, क्योंकि वो सबको खुश करना जानता है, सब तरीके से जब साम दाम दंड में चला लेता है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो, जैसे मैं गोवा की बात करी, गोवा के मुख्यमंत्री थे, बहुत आराम से उन्होंने चलाया क्योंकि उनकी इमेज अच्छी थी, तो वैसे ही रमन के साथ भी है। तो ऐसे लोग माइनॉरिटी में होते जा रहे हैं हमारी आम जनमानस में भी, और बीजेपी की जिस तरह की कट थ्रोट पॉलिटिक्स चल रही है उसमें तो है ही। तो प्रॉब्ली ही इज इन माइनॉरिटी। अच्छा, लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि भाई जनता की सरकार जनता के ज़रिए और जनता के लिए। अब जनता के लिए तो ये सरकार नहीं रही, ये बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन जनता की सरकार का मतलब ये लिया जाता है कि लोग जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि जो है वो अपना सीएम चुनता है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुन देते हैं और वो लोग विधायक या सांसद बन जाते हैं। लेकिन जब उनको जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनना पड़ता है, चुनने का मौका आता है, किसी को सीएम या पीएम बनाने का मौका आता है, तो उनको जो है वो आज़ादी क्यों नहीं दी जाती जो कि आम जनता को है। यानी जनता का प्रतिनिधि जो है उसको वो पाबंद है, वो मजबूर है कि जो कुछ भी हाईकमान बोलेगा उस पर चलेगा। तो अगर जनता का प्रतिनिधि ही मजबूर है और वो हाई कमांड की मर्जी पे चल रहा है, तो जनता का अपनी मर्जी से वोट देना तो अपने आप बेमाना हो गया, उसमें कोई मीनिंग ही नहीं रही। तो ये खेल क्या है, इसको थोड़ा समझाइए। जनता के वोट बेईमानी तो तब से हो गया जब से, ये तो मैं बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ, कि जब से ये
खरीद फरोख्त की पॉलिटिक्स चली है। अब आप किसी को वोट देते हैं, कल को किस पार्टी में चले जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने आज से 20 साल पहले उत्तराखंड में वोट देने गया और मैंने वहाँ नोटा पे मैंने अपने कहा कि मुझे वोट नहीं देना है, तो मुझसे टीवी के लोग बहुत से लोग पूछने आए कि आप वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, आप प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते। मैं विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं पोलिंग बूथ तक गया, अपना नाम कटवाया कि मैंने वोट डाल दिया है एंड आई डोंट वोट फॉर एनी ऑफ दीज ये लोग जो हैं, क्योंकि मेरा विश्वास इनसे उठ गया है। आज मैं जिस पार्टी को, मैं एक ही आदमी को वोट दे सकता हूँ, वो या तो इधर होगा या उधर होगा, समाजवादी होगा, कांग्रेसी होगा, बीजेपी होगा। कल वो पैसे का लालच जैसे हो रहा उत्तराखंड में बहुत हुआ, 15-15 विधायक इधर से उधर हो गए, मंत्री इधर से उधर हो गए, तो वोट तो बेईमानी हो ही चुका है। अब जो थोड़ी बहुत बची है लोकतंत्र, उसके लिए हमको लड़ाई लड़नी है। और योगीनाथ भाई नेता तभी आपके सुन जब आप विद्रोह करेंगे। कभी योगीनाथ के साथ क्या हुआ, ही वॉज सिटिंग इन पार्लियामेंट, उन्होंने बोला मुझे एक दिन अमित शाह ने बुलाया कि दिल्ली आ जाओ, अगले दिन डिक्लेयर कर दिया कि मुख्यमंत्री होंगे। तो ये तो उन लोगों को उठना चाहिए ना आवाज़, जो बाकी लोगों को नहीं चांस मिला या जो बाकी एमएलएज हैं। हम और आप बाहर से कितना इन चीज़ों को, यस वी मस्ट रेज दिस, मीडिया में हम लोग हैं, ये सवाल उठने चाहिए, लेकिन जब तक अफेक्टेड पार्टी खुद एफआईआर नहीं लिखवाती है तो पुलिस भी कहेगी हम क्या करें, आप शिकायत लिखवाने नहीं आए। इट इज़ लाइक दैट। अच्छा अमिताभ साहब, आखिरी प्रश्न ये है कि ये लोकसभा चुनाव के पहले आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद डायरेक्ट लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसीलिए इसको जो है वो सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था कि इसके बाद डायरेक्ट फाइनल ही होगा, बीच में कोई लीग मैच नहीं हो। तो अब जो ये चुनाव के नतीजे आए कि 3 बड़े राज्यों में बीजेपी जीत गई और एक बड़े राज्य में कांग्रेस जीत गई और एक छोटे राज्य में एक जो है वो क्षेत्रीय दल जीत गया। तो इस तरह से जो पहले वाली सिचुएशन थी कि एक जगह एक क्षेत्रीय दल की सरकार थी वो चली गई, तो दूसरी जगह एक क्षेत्रीय दल की सरकार आ गई। कांग्रेस की 2 जगह सरकार थी तो उसके बदली 1 जगह आ गई, और बीजेपी की 1 जगह थी तो उसके बदली 3 जगह हो गई। तो ये इस चुनाव परिणाम का आप 2024 पर क्या प्रभाव देख रहे हैं? चुनाव के बाद जो इंडिया वाले नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं अभी तक आई हैं, उससे तो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन ही मिलता है। सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव बिखरे थे, मतलब पर्सनल तक कमेंट्स किए गए थे कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कि हमको सीट नहीं दिया और ये है वो, तुम किस में हो। चुनाव के रिजल्ट आते ही उन्होंने बोला कि भाई अपनी ईगो को भूल जाना चाहिए। तब ये देखने वाली बात है ईगो किसकी ज़्यादा थी, जिसकी 5 सीट है उसकी ईगो है या जिसकी 50 सीट है उसकी ईगो होती है। तो उसी तरह अब नीतीश के अगल बगल के लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कि नए नेता नीतीश जैसे हों, बट मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में एडजस्टमेंट होगा। इस नतीजे को देखने के बाद कौन किस राज्य में मजबूत है, किस सीट में मजबूत, इसको लेके बहुत अच्छी मंत्रणा होगी और पॉजिटिव ही होगा, इससे बेटर ही होगा। जो अभी चुनाव था, पिछले चुनाव से अच्छी पोजीशन होनी चाहिए ऑपोजिशन वालों की, ये मेरा हमारी उम्मीद भी है और हमारी इच्छा भी है। अच्छा, एक मिनट का एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। कुछ लोग अपना दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को जो है वो जनाब बीजेपी से 10 लाख वोट ज़्यादा मिला, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब ये जो कांग्रेस का अभी भी जो है उन राज्यों में 40% वोट है जहाँ पर कांग्रेस हारी है। तो इस तरह के दिल बहलाने वाली बातों को आप कितना सीरियस लेते हैं? नहीं, मतलब फैक्ट ये कि हम लोग उतना डिटेल में जाते नहीं है जितना जाना चाहिए। अगर इसीलिए पोल एनालिसिस हम लोग की सारी गलत हो जाती है। वो मैंने 2-3 बार चेक किया, कई लोगों से चेक किया, वो फिगर सही है कि कांग्रेस का नीचे का जो ग्रास रूट वोट है वो बढ़ा है, मतलब बीजेपी से ज़्यादा है, बढ़ा है अगर नहीं कह सकते। अब उसी को एनालाइज करना है कि वो 5 में डिवाइड हो गया। आपके 26 पार्टी का अलायंस में अगर वो कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस को 5 जगह से लोग काट रहे हैं, आम आदमी पार्टी इधर काट रही है, समाजवादी अलग काट रहे हैं, तो इसीलिए वो नीचे गए हैं। तो इन चीज़ों को उन लोगों को भी समझना पड़ेगा। और कांग्रेस वालों के लिए मेरा एक संदेश है, बीइंग अ पॉलिटिकल रिपोर्टर फॉर क्वाइट सम टाइम, कि हम लोग एक्सक्लूसिव के चक्कर में उनकी कानाफूसी छापते रहते हैं कि अंदर क्या हुआ बता दो यार, कान में बता दो, ठीक है।
एज ए जर्नलिस्ट, एज ए फ्रंट टेबलॉइड, फ्रंट पेज न्यूज़ बन जाती है हमारी। लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत सख्त डिसिप्लिन अपनाना चाहिए कि आउट ऑफ टर्न कोई नहीं बोलेगा। गलती से भी इसका नाम आ जाए तो उसको आप बिठा दीजिए कोने में, जैसा बीजेपी ने किया था। सुषमा स्वराज एक बार बहुत उछल रही थी, उनके घर पे अजय माकन को हराया था, तो उनके घर पे लोगों ने डांस किया कि अगली बार, हाँ, अब की बार अटल बिहारी, अगली बार बहन हमारी। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, 1 घंटा तक शी पार्टिसिपेटेड इन द डांस। मैंने उसकी रिपोर्टिंग करी थी, मुझे याद है। तो उसके बाद उनको उनके प्रवक्ता पद से हटा देगा सुषमा स्वराज को। दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय द कांग्रेस ऑल्सो, उस टाइप का कि भाई अगर आप बहुत उछलेंगे कूदेंगे तो आप किनारे बैठिए, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। ये सख्त दवा तो देनी ही पड़ेगी। तो बहुत ही अहम प्रश्नों पर आपने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया, इसके लिए समय निकाला, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी जब हम इस तरह का कोई कार्यक्रम करेंगे, बिल्कुल। कोई विचार विनिमय होगा, तो उसमें आप हमारे साथ शामिल होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।